Hello, my dear class 10th lovely students. I am Samir Tripathi, a social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल सवाल है कि सर आखिर ये डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट हम कब बोलते हैं, हम कैसे असेस करते हैं और आखिर ये डेवलपमेंट की बात आनी कहाँ से शुरू हुई। तो इसी सारे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में, और हम समझेंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट हम कब बोलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट शायद कुछ और होगा, एक व्यक्ति के लिए कुछ और होगा। तो हम डेवलपमेंट कैसे कंसिडर करेंगे, और अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसको असेस कैसे करेंगे कि सर डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सर बेसिकली डेवलपमेंट जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज डेवलपमेंट, कि हमें हमारे आसपास रोड्स बनती हुई दिख रही हैं, ब्रिजेस बनते हुए दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती हुई दिख रही हैं, डैम्स बनते हुए दिख रहे हैं, मेट्रो बनती हुई दिख रही है। तो वी आर लाइक कि सर डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट क्या वो सच में डेवलपमेंट है? क्या उस व्यक्ति के लिए जो कि रोड पे रह रहा है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्या उसको मेट्रो के बनने से कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट सर। एक व्यक्ति जो पूरा दिन मेहनत करके कुछ पैसे कमा पा रहा है और बड़ी मुश्किल से ही अपने खाने की व्यवस्था कर पा रहा है, क्या उसके लिए डैम्स बनना या ब्रिजेस बनना डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं सर। तो हम कैसे कहेंगे या कैसे समझाएंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है सर? किस व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट हो रहा है और किस व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ उसे ही डेवलपमेंट कहा जाता है, या फिर कुछ और भी चीजें चाहिए जिनको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही समझनी है हमें कि डेवलपमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सर वो आज से हमारे साथ नहीं है। थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री हम देखते हैं कि डेवलपमेंट का आइडिया और प्रोग्रेस का आइडिया हमेशा से हमारे साथ रहा है। अब सवाल हमेशा से यही रहा है कि आखिर एक ओवरऑल डेवलपमेंट किसको कह सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने अलग डिजायर्स होते हैं डेवलपमेंट को लेकर कि सर मेरे लिए डेवलपमेंट होगा कि मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। वहीं पे बूढ़े लोगों के लिए वो डेवलपमेंट होगा कि उनके ओल्ड एज टाइम पे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल सकें और वो सुकून से रह सकें। एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट होगा कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन और एजुकेशन मिल सके, प्लस हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सकें। इसी तरीके से डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए। तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि सर डेवलपमेंट क्या हो सकता है और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? तो उसी तरीके से जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे आइडियाज अलग अलग होते हैं। तो अगर हम कंट्री की बात करें एज अ होल तो वहां पर भी डेवलपमेंट का जो आइडिया होगा वो ऑब्वियसली सर बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। बट उससे पहले समझना हमें यह है कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट रिफर्स टू सस्टेनेबल इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सस्टेनेबल वे में आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल तरीके से आप अगर समझें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का अगर हम एक ब्रॉड डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो डेवलपमेंट ये कहता है कि सर सस्टेनेबल तरीके से अगर आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर हो रहे हैं तो इट इज नोन एज डेवलपमेंट। सस्टेनेबल तरीका सर कि सर डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि हमने सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर दिए हैं और कल के लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। तो डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल वन, प्लस इट शुड इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। और वो कैसे होता है सर? इट हैपेंस थ्रू बेटर हेल्थ, बेटर एडुकेशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर पर कैपिटा इनकम। कि सर अगर ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तभी हम डेवलपमेंट कह सकते हैं कि जब मेरी प्रॉपर हेल्थ होगी, मुझे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रॉपर फूड मिलेगा, मेरी इनकम अच्छी होगी, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि आई एम लिविंग अ गुड एंड हेल्दी लाइफ, राइट? सो डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है सर? डेवलपमेंट रेफर्स टू सस्टेनेबल इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो डेवलपमेंट सर सस्टेनेबल तरीके से आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। बट अगेन यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि सर आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या सेम होता है? अब यहाँ पे दो टर्म्स हम हमेशा से सुनते आए हैं सर, एक टर्म है ग्रोथ और एक टर्म है डेवलपमेंट। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आइए समझते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है कैसा भी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि सर पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रोथ, वो ग्रोथ कहलाएगी। कि सर कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, वो ग्रोथ होगी। चेंज इन द नंबर, चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन द क्वांटिटी, इट इज नोन एज ग्रोथ। ठीक है, चेंज इन द क्वांटिटी इज ग्रोथ।
कि सर नेगेटिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, हम पॉजिटिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि सर वो कम हो रही है, घटती जा रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपने पढ़ा है कि सर पॉपुलेशन का नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। कैसे सर? पॉपुलेशन कम होती जा रही है। मैं पॉजिटिव ग्रोथ की बात करूं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सर, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और यहां पे हमारा मेन फोकस जो है वो क्वांटिटी के ऊपर है। वहीं पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ ही होती है। पॉजिटिव प्रोग्रेस या पॉजिटिव ग्रोथ को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होगा कि किसी भी चीज में अगर कोई पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है तो ही हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। और डेवलपमेंट नॉट ओनली टॉक्स अबाउट क्वांटिटी बट इट आल्सो फोकसेस ऑन क्वालिटी मोर, कि डेवलपमेंट का मेन फोकस होता है क्वालिटी पर फोकस करना, कि सर अगर किसी भी चीज की क्वालिटी एनहांस हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि सर वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं पे ग्रोथ की मैं बात करूं तो सर वहां पे पूरी तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि सर अगर क्वांटिटी कम या ज्यादा हो रही है तो हम उसे ग्रोथ मानते हैं। ग्रोथ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, वेयर एज डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हुआ, दैट मींस मैंने कुछ अच्छे ट्रेट सीखे, मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐड ऑन हुआ। मैंने बात की कि मेरा ग्रोथ हुआ है बट वो ग्रोथ नेगेटिव हुआ है, तो नेगेटिव ग्रोथ का मतलब मैंने कुछ बुरी आदतें सीख ली हैं या फिजिकली मेरी ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। तो ग्रोथ कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात होगी कि सर वहां पे क्वांटिटी कम या ज्यादा हुई है। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, और वो भी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आई होप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर आप अब एकदम क्लियर हैं। अब यही बात हमने की कि सर जब डेवलपमेंट की बात आती है या पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात आती है तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है डेवलपमेंट का मायना। जैसा मैंने आपको बताया कि शायद एक रोड पे रह रहे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, वहीं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, एक महिला के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग सोच है कि सर विकास क्या होना चाहिए या डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। So different people have different thoughts about what is development। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ लेकर आता हूं कि मैं अगर लैंडलेस रूरल लेबरर्स की बात करूं तो इनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि सर इनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले, इनको खुद की जमीन मिले, प्रॉपर इरिगेशन हो, और फसल अच्छे से हो गए ताकि इनको इनकी पेमेंट मिल सके, रेगुलर वेजेस मिल सकें। वहीं पर मैं एम्प्लॉयड अर्बन यूथ की बात करूं, अनएम्प्लॉयड अर्बन यूथ की बात करूं, तो सर इन्हें चाहिए कि हमें प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, वर्किंग कंडीशंस हमारी अच्छी हों, हमारा इनकम जो हो वो भी बहुत अच्छा हो। मैं ऐसे ही अगर बात करूं किसी शॉपकीपर की, तो उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि सर उसकी दुकान अच्छे से चले, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज उसे मिले, उसे सामान का फ्लो प्रॉपरली मिलता रहे, कस्टमर्स आके उसका सामान खरीदते रहे, एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। और इसी में अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट वो दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग चीज भी मीन कर सकता है। कैसे कि सर जब किसी एक व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट हो रहा है तो शायद किसी और के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। बातें समझ आ रही हैं? आई होप कि सर मैं ये कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट सर हर व्यक्ति के अपने अलग आइडियाज होते हैं डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली सर। अब कई बार क्या हो सकता है कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो शायद सामने वाले के लिए डेवलपमेंट ना हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस पर्संस, इनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि सर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिलने के लिए सर डैम्स बनने चाहिए, डेफिनेटली सर ये उनके लिए डेवलपमेंट है ताकि उनकी इंडस्ट्रीज अच्छे से रन कर सकें। वहीं पे मैं नॉर्मल रहने वाले लोगों की बात करूं जो इसी इलाके में रह रहे हैं, तो क्या डैम बनना उनके लिए डेवलपमेंट है? डेफिनेटली नॉट सर। अगर डैम बनेगा तो उनके घर छीन लिए जाएंगे, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी, उनकी जमीन छीन ली जाएगी। तो डैम बनना एक तरफ सर डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वहीं पे रूरल पीपल या जो उस एरिया में रह रहे हैं उनके लिए डैम बनना किसी डिस्ट्रक्शन से कम नहीं है। तो ये सारा डिस्कशन हमें दो पॉइंट्स पर लेकर आता है कि सर डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट डेवलपमेंट, कि हर एक अलग अलग व्यक्ति के लिए एक अलग आइडिया हो सकता है डेवलपमेंट को लेकर कि सर व्हाट इज डेवलपमेंट। वो मैं अलग सोच सकता हूं, आप देख रहे हैं आप अलग सोच सकते हैं, कोई और होगा तो उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सर एक चीज अगर किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है तो मे बी वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन कैन बी अ डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर पर्सन। तो डेवलपमेंट के आइडिया जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। सर एक अजीब से सवाल पे आके हम खड़े हो गए हैं कि आखिर डेवलपमेंट जब इतना टिपिकल हो सकता है तो हम बात कैसे करेंगे डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, सही डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल दोज थिंग्स समझने की कोशिश करते हैं, उसे भी आगे वाली स्लाइड्स में आकर। तो देखिए हमने अभी पिछली स्लाइड्स में जो कुछ भी पढ़ा वहां पे अल्टीमेट गोल क्या था सभी लोगों का? सर उनका अल्टीमेट गोल था इनकम जनरेशन, कि सर
लैंडलेस रूरल लेबरर, उसको क्या चाहिए सर? इनकम अच्छी हो जाए। मैंने बात की कि सर अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या चाहिए? जॉब। जॉब क्यों चाहिए सर? इनकम मिल जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि सर अच्छी जॉब करके इनकम कमा सके। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुझे एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी देखना है ताकि मैं अर्न कर सकूँ। तो हर एक व्यक्ति को अल्टीमेटली क्या चाहिए सर? पैसा, राइट? हर एक व्यक्ति को अल्टीमेटली पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, एंड इंक्रीज इनकम इज समवेयर इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं हम इन सारी बातों को अगर एक साथ सम अप करने की कोशिश करें तो क्या सभी लोगों को एक कॉमन पॉइंट पे आके हम इकट्ठा कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, जो कि है इनकम? डेफिनेटली सर, कि हम सब चाहते हैं कि हमारे इनकम प्रोस्पेक्टस अच्छे हों और हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। What people desire are regular work, better wages, decent price for their crops or other product that they produce. And ultimately, in simple terms, if we talk, तो सर हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे बेटर इनकम मिले, उनको और ज्यादा इनकम मिले। डेफिनेटली सर, इनकम की चाहत तो हर कोई रख रहा है और हम भी इसीलिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। तो यहीं से हम आ जाते हैं कि बिसाइड्स इनकम और मनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन सर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इनकम तो बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि इनकम अल्टीमेटली हम कैसे लेके चलते हैं कि इनकम इज समथिंग जिससे हम सब खरीद सकते हैं, सारे सुख ले सकते हैं और जो भी हमें डिजायर्स हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। बट क्या इनकम हमें सब चीजें दे सकती है? जैसे मैं बात करूं कि इनकम के साथ साथ हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें चाहिए सर कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें क्राइम आसपास ना हो, हम सेफ रहें, एनवायरनमेंट साफ हो, अपॉर्चुनिटी मिले कुछ नया सीखने की, दूसरे लोग रिस्पेक्ट करें, हमें फ्रीडम होनी चाहिए हमारे पास जीने की। अब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मुझसे कहे कि आप नॉर्थ कोरिया चले जाइए, राइट, नॉर्थ कोरिया जहां पे डिक्टेटरशिप है किम जोंग उन के अंडर में, अगर कोई मुझे कहे कि सर आप वहां जाके रहिए, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, ऑब्वियसली नॉट सर, आई विल नॉट प्रेफर टू गो एंड लिव देयर। कोई मुझसे आज कहे कि आप अफगानिस्तान में जाके रहिए और हम आपको बहुत पैसे देंगे, आप रहना चाहेंगे क्या? डेफिनेटली नॉट सर, इतना क्राइम, इतना टेरर है। अभी इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है, अगर कोई मुझसे कहे कि सर आप इजराइल जाकर रह लीजिए, तो क्या वहां जाकर रहना मेरे लिए सूटेबल होगा? डेफिनेटली नॉट सर। तो इनकम भले ही कितनी मिल जाए, लेकिन ये सारी भी कुछ फैक्टर्स है ना जिन पे मुझे फोकस करना होगा। सर अगेन एक लूप होल आ गया कि इनकम तो डेवलपमेंट असेस करने के लिए हेल्प कर रही थी, लेकिन क्या सिर्फ इनकम डेवलपमेंट असेस करने के लिए हेल्प कर रही थी? मतलब क्या सिर्फ इनकम से ही हम डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट सर। सिर्फ पैसा इज नॉट एवरीथिंग। कुछ नॉन मटीरियल चीजें भी हैं जिन्हें काउंट तो नहीं किया जाता, लेकिन जिनकी जरूरत हम सबको अपनी लाइफ में होती है, बिकॉज वी द ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, और बीइंग सोशल बीइंग्स तो हमें इन सारे नॉन इनकम या नॉन मनी वाली चीजों की भी जरूरत पड़ती है, और इनके साथ ही हम एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। तो मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वी वांट, ठीक है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन ऑफ द फैक्टर, बट वो सब कुछ नहीं है। कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में हम सपने देखते हैं, जो हम चाहत करते हैं और जो हम चाहते हैं। There are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. These are often ignored. और इसीलिए इन सारी चीज़ों को कि सर अब कोई मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है मैं उसको मेजर तो नहीं कर सकता, बट हाँ मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। भले ही मेरे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, बट अगर रिस्पेक्ट नहीं है देयर इज नो पॉइंट। अगर सेफ्टी नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। अगर मैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह नहीं पा रहा हूँ, देयर इज नो पॉइंट सर। कि सर ठीक है अंबानी जी के पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत रिच हैं, ठीक है, बट हम ऐसा आउट ऑफ दैट थिंग उनकी कुछ ऐसी खास रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। रिस्पेक्ट एज इन कि सर हम ऐसा उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो या कोई बहुत बड़े उन्होंने वो किया हो या हम सब उनको एज अपना आइडियल मानते हैं, नहीं सर, बिकॉज ही इज वेरी रिच, डेफिनेटली वी आर रिस्पेक्टिंग हिम और उसकी वो बात भी है, बट एज अ रोल मॉडल या आइडल लेकर हम नहीं चल पा रहे हैं। तो रिस्पेक्ट मिलना भी सोसाइटी में बहुत जरूरी है, राइट। या मैं बात करूं कि सर अगर मेरे पास बहुत पैसा है बट सिक्योरिटी नहीं है किसी चीज, इज इट यूजफुल? नो सर, डेफिनेटली नॉट, इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल। तो जरूरत क्या है कि सर मेरे पास जो पैसा है उसके साथ साथ कुछ नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी मुझे चाहिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, और यहीं पे आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट में कि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम और एनी वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट डेवलपमेंट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स। कि सर कई सारी चीजें हैं जो मिलकर शायद डेवलपमेंट कह सकते हैं हम जिसको। द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। और लोगों को बेटर इनकम के साथ साथ कुछ और भी चीजें चाहिए अपनी लाइफ में जिससे वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें और कह सकें कि सर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहीं से हम आ जाते हैं नेशनल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में कि ये तो हो गया सर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब मैं नेशनल डेवलपमेंट की बात करूं तो
तो सर जब इंडिविजुअल्स को लेकर ही हम बात कर रहे हैं कि सर इंडिविजुअल डेवलपमेंट ही इतना वेरीड होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की हमने बात की, तो किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, तो नेशनल डेवलपमेंट का एक आइडिया मैं कैसे सोच सकता हूँ? नॉट पॉसिबल एट ऑल सर। तो उससे पहले हम समझते हैं कि सर नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। तो नेशनल डेवलपमेंट सर इन सिंपल टर्म्स पूरे नेशन का डेवलपमेंट, पूरे राष्ट्र का विकास, हमारे पूरे देश का विकास, दैट विल बी नोन एज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स रेसिडेंट, कि सर उसके एक कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करना ही नेशनल डेवलपमेंट के अंडर में काउंट होगा। इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाइंग देम विद एम्प्लॉयमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, ब्रिंग्स इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि सर पॉजिटिव चेंजेस होंगे तभी हम डेवलपमेंट कहेंगे, जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी तभी हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या कि सर एक राष्ट्र के अंदर रह रहे लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है एंड अल्टीमेटली उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज कर रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नोशंस हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर, राइट सर। और जैसा कि मैंने अभी डिस्कस भी किया कि सर अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की ही हम बात कर रहे थे तो सबके अपने अलग अलग नोशन हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी सबके अलग अलग नोशन होंगे। कुछ लोगों का मानना होगा कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो नेशनल डेवलपमेंट है, कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिजेस और डैम्स बनेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट है, कुछ लोगों का मानना है कि मेट्रो बनेगी तो नेशनल डेवलपमेंट है, कुछ लोग मानेंगे कि सर बुलेट ट्रेन अगर चलेंगी तो नेशनल डेवलपमेंट है। तो आखिर सर नेशनल डेवलपमेंट इन सब में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली सर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, बहुत अलग अलग आइडियाज हैं कि आखिर डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। और नेशनल डेवलपमेंट पे भी जब मैं आता हूं तो मेरे अलग अलग व्यूज हैं, हम सब के अलग अलग व्यूज हैं कि आखिर नेशनल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। अब जब डेवलपमेंट को हमें असेस करना है, अब इन सब सवालों के बीच में हमें पता है कि अब डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जाए कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट का असेसमेंट हम जनरली दो अप्रोचेस में करते हैं। जो ट्रेडिशनल या मिडिल अप्रोच है, इनका बेसिकली क्या मत है कि सर इनकम, अल्टीमेटली इनकम इज द थिंग जिससे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा प्रॉस्पेरस है या नहीं है। और ये हमेशा से रहा है, आप जानते हैं कि ज्यादा इनकम बेटर लाइफ, कम इनकम सर बेटर लाइफ नहीं है। तो इनकम वाज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स। ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने अप्रोचेस जो हम अभी तक लेते हुए आ रहे हैं, वहां पे क्या माना जाता था कि अगर सर ज्यादा इनकम है आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, कम इनकम है सर थोड़ी आप डेवलप नहीं है। सो इनकम वाज द मेन क्राइटेरिया ऑफ असेसिंग डेवलपमेंट इन ओल्डर टाइम्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मिडिल अप्रोच की अगर हम बात करें तो वो बात करते थे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, कि सर पूरे नेशन की इनकम और एवरेज इनकम अगर बढ़ रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन बाद में जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनकम इज नॉट द ओनली थिंग, इनकम के साथ साथ लोग कई सारी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में भी बात करते हैं, उनके बारे में डिजायर रखते हैं। तो आखिरी में आता है जो न्यू अप्रोच और रीसेंट अप्रोच जो बात करता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, कि सर इनकम इज नॉट द ओनली थिंग बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। एक ह्यूमन का इंडिविजुअली डेवलपमेंट शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इनकम। हाँ, ऑल्दो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, बट देन समहाउ सर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी हमें असेस करना जरूरी है। सिर्फ इनकम को असेस कर लेने भर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, या सिर्फ इनकम ग्रोथ कह लेने से डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं सर ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में या नेशनल इनकम के बारे में। तो सर जो इनकम बेसिस हम लेकर चल रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स को असेस करने के बारे में, तो जनरली कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को हम कैसे असेस कर रहे हैं सर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम्स। ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहता है कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा रिच है और ज्यादा आप कह सकते हैं कि सर वो डेवलप्ड है, वहीं पे जिस कंट्री की इनकम कम है वहां पे उसकी इनकम को कम माना जाता है। बट क्या ये एक सही तरीका हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट सर, क्योंकि जब बात आती है कंपैरिजन करने की तो हमें कई सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करना होता है। जैसे मैं बात करूं कि क्लास के अंदर ही अगर हमें देखना है कि सर सबसे डेवलप्ड बच्चा कौन सा है, सर क्या क्राइटेरिया लेकर चलेंगे? क्या सिर्फ मार्क्स डिफाइन कर देंगे वो डेवलप्ड है? क्या पता जिस बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं उसकी हाइट बहुत छोटी हो? क्या पता जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आते हो वो बहुत अच्छा सिंगर हो? क्या पता सर एक एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छा गिटारिस्ट हो या बहुत अच्छा डिबेट करता हो? राइट सर, सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, तो हम असेस कैसे करेंगे कि हु इज द बेस्ट वन, या सबसे डेवलप्ड कौन है और सबसे कम डेवलप्ड कौन है? सर कुछ क्राइटेरियाज हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक क्राइटेरियाज, और इन्हीं क्राइटेरियाज के चलते सबसे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो पहले लिया गया है सर फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, कि सर कंट्रीज को असेस करने के लिए उनकी इनकम को एक सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना गया है कि सर एक कंट्री की इनकम कितनी है, शायद हम उससे असेस कर सकते हैं कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितनी डेवलप्ड नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट इनकम मींस मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। और ये बेसिक आइडिया पर बेस्ड है कि सर ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा हम अपनी जरूरतें पूरे कर पा रहे हैं,
और इसी के चलते ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें और यहाँ पर जो डेवलपमेंट को असेस करने का तरीका था वो पूरी तरीके से सर इनकम पर बेस्ड था। इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनकम। जो लोगों को चाहिए वो खरीद सकते हैं, जो उनको करना हो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। अब पैसा असेस किया कैसे किया जाएगा सर? ऑब्वियसली अगर हम नेशन के इनकम की बात कर रहे हैं या नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम इज व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री? सर उनके रेसिडेंट्स का इनकम। ठीक है, कि कंट्री की इनकम क्या है सर? उनकी जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं वहां पे, जो वहां पे लोग रह रहे हैं, जो कंट्री में रह रहे हैं, उनकी जो इनकम है वही नेशनल इनकम है। राइट सर, डेफिनेटली, क्योंकि सर कंट्री इज व्हाट सर? हम लोग जो एक देश के अंदर रह रहे हैं, तो इस देश के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उन सबकी इनकम को अगर ऐड कर दें तो सर नेशनल इनकम आ गई। सिंपल सर। बट सर यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? कि अलग अलग कंट्रीज की अब अलग अलग पॉपुलेशन है। मैं इंडिया की बात करूं 140 करोड़ रह रहे हैं, मैं चाइना की बात करूं 133 134 करोड़ रह रहे हैं, वहीं मैं रशिया या अमेरिका की बात करूं पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है। प्रॉब्लम तो हो सकती है सर, ज्यादा लोग ज्यादा इनकम, कम लोग कम इनकम। तो क्या नेशनल इनकम से हम पता लगा सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर एक कंट्री की अलग अलग है। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशन होने के चलते उनकी जो टोटल इनकम आएगी वो भी अलग हो जाएगी। कि सर इंडिया की मैं बात करूं तो 10 लोग 10 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए हो गया। वहीं पे अमेरिका में सिर्फ 5 लोग रह रहे हैं, वो भी 10-10 ही कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 50 हो रहा है। तो उस केस में तो सर इंडिया ज्यादा डेवलप्ड हो गया। सर बात तो है। अब क्या कर सकते हैं? तो हमने बात की सर पर कैपिटा इनकम की। हमने बात क्या की सर? अब हम निकालेंगे एवरेज इनकम। वो शायद हमें अच्छे से बता सकती है कि सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कि सर अगर 10 लोगों में हम बात करते हैं कि 10 लोगों में 100 रुपए इनकम हो रही है, सर एवरेज कितना आएगा? सर 10 रुपीज। ठीक है सर। और मैं अगर बात करूं 5 लोगों में 50 रुपए इनकम हो रही है, सर एवरेज कितना आएगा? सर 10 रुपए। सर सेम है ये तो, ठीक है ना? कि सर यहां पे हम चीजें कर सकते हैं कि भले ही कितना भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट अगर एवरेज निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन कैसे है डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एवरेज कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है ना, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। एक एवरेज इनकम आ जाएगी कि हर एक व्यक्ति को कितनी इनकम मिल रही है। हाँ सर, ये थोड़ा सा ज्यादा वायबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं अगर, तो सर एक जगह पे 10 लोग मिलकर 100 रुपए कमा रहे हैं, एक जगह पे 5 लोग मिलकर 50 रुपए कमा रहे हैं। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज दोनों का 10 आ रहा है। तो सर दोनों इक्वल हैं क्या? हाँ दोनों इक्वल हैं सर, इट इज मोर इजियर। बट अगर मैं पूरी कंट्री की इनकम को देखूं तो सर इसके तो 100 रुपए, इसकी 50 रुपए, ये ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन सर एवरेज तो दोनों का सेम आ रहा है। तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं? हम इनकम का एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज इनकम को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। क्या कहा जाता है सर? पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम क्या सर? पूरी कंट्री की इनकम को आप ऐड कर दीजिए, जितने लोग कमा रहे हैं उन सबके पैसों को ऐड कर दीजिए, नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या सर? एवरेज हर व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं सर? सिंपल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। राइट? क्या? टोटल नंबर ऑफ पीपल प्लस जितना हमें जो भी चाहिए उसको ऐड कर दीजिए। कि सर टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री और उनकी टोटल इनकम। तो सो टोटल इनकम कितनी है उनकी, वो ऊपर रहेगा, नीचे हम टोटल पॉपुलेशन रख देंगे, एवरेज इनकम आ जाएगी। राइट सर, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो एवरेज निकालने से हमें क्लियर हो जाएगा आइडिया कि सर हाँ, यहाँ पे किसी कंट्री में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि किसी कंट्री में अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो दिक्कत हो रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहां पे एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि सर पॉपुलेशन कितनी भी हो, अगर उसका रेशियो हम सिंपली निकाल लेंगे तो हमें एक एवरेज का आइडिया मिल जाएगा, एक रिलेटिव एवरेज का आइडिया मिल जाएगा, और उसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। The average income is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. Per person income या per capita income इसी को कहा जाता है। अब आगे हम बात करें तो इसी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, क्योंकि मनी की ही बात हमने की है और ऑब्वियसली इनकम के बेसिस पे ही हम कंट्रीज को रैंक कर रहे हैं, तो उसी के चलते हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम ओनली, कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है उनके लिए वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बोला जाता है सर? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रेजेंट करता है सर? वर्ल्ड बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है इनका विंग, वर्ल्ड बैंक का वो विंग एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है हर साल जिसको कहा जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जो असेस करता है कि सर कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम। कि सर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही ये कंट्रीज को रैंक करता है कि इस कंट्री का इतना पर कैपिटा इनकम है, सर ये टॉप पे,
ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, एंड फाइनली जिसका सबसे कम है उसको लास्ट पे। एंड ये वर्ल्ड बैंक हमें हर साल ये रिपोर्ट देके ये बताता है कि आखिर सर किस कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस कंट्री में नहीं हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बेस्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच पे, और ये मेनली फोकस करती है सर इनकम के ऊपर, राइट, कि पर कैपिटा इनकम कितना है किसी भी कंट्री का, इसका मेन एट्रीब्यूट वही होता है, ये उसी मेन चीज पर फोकस करती है। आगे मैं अगर बात करूं कि कैसे अब इसमें कंपैरिजन किया गया, तो आपने सुना होगा ना, कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड कहा जाता है, कुछ को अंडर डेवलप्ड और कुछ को डेवलपिंग कहा जाता है। तो इसको कैसे डिसाइड किया गया, तो वर्ल्ड बैंक ने एक रेंज बना दी है कि सर कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 पर एनम, कि सर जिस कंट्री का 49,300 पर एनम $US एवरेज इनकम निकल रहा है वो सर डेवलप्ड कंट्री है। जिस कंट्री का $2,500 से कम एवरेज निकल रहा है वो सर लीस्ट डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। और मैं इंडिया की बात करूं तो सर इंडिया comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2019 was just 6,700 per annum। कि सर 2500 से लेके 49,300 के बीच में जो भी आ रही हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती हैं। और पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो 2019 में इंडिया वाज लो मिडिल इनकम कंट्री, क्योंकि 2500 के जस्ट थोड़ा सा आगे है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एवरेज पर कैपिटा इनकम हर व्यक्ति की थी सिर्फ $6700 पर एनम, सिर्फ इतनी इनकम थी। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में ये आती है। तो वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वो कंट्रीज को उनकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रैंक करता है और बताने की कोशिश करता है कि आखिर कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। कि सर जितनी भी रिच कंट्रीज हैं उन सबको डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, जिनके 49,300 से ऊपर पर कैपिटा इनकम आ रहा है उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। जो मिडिल में आती हैं उनको डेवलपिंग कहा जाता है, और जो 2500 से नीचे हैं उनको अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। तो जितनी भी थोड़ी बहुत स्मॉल कंट्रीज हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी इनकम, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जिनकी इनकम तो बहुत अच्छी है बट वो डेवलप्ड नहीं है अभी भी, तो उन्हें छोड़कर और बाकी सारी छोटी छोटी कंट्रीज को छोड़कर अगर हम देखें तो जितनी भी कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $49,300 के ऊपर है उनको डेवलप्ड करार दिया जाता है। तो जहां पर एवरेज हमें ये बताता है कि आखिर इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहीं पर एवरेज इनकम के कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। सर क्या प्रॉब्लम्स हैं कि सर एवरेज इनकम कहीं ना कहीं हमें एक कंपैरिजन के लिए हेल्प तो कर रहा है बट वो डिस्पैरिटीज को छुपा भी रहा है। कैसे छुपा रहा है सर, आइए देखते हैं। अगर आप अब इस ब्लॉक को देखें तो सर वी हैव कंट्री 1 9500 10500 9800 1000 10200, ठीक है। अगर इनका आप रफ एवरेज निकालते हैं तो सर मैं बात करता हूं समवेयर इनका रफ एवरेज आ रहा है सर ₹1000, ठीक है, एक एस्टिमेट बता रहा हूं मैं। अब यहीं पे आप देखिए कि सर इस वैल्यू का भी अगर सेम एस्टिमेट आप निकालेंगे तो सर सेम एवरेज आएगा 500 500 50,000 50,000 डिवाइडेड बाय 5 सर ₹10,000 आ रहे हैं, यहाँ पे ₹10,000 आ रहा है सर, यहाँ पे सर इन दोनों जगहों पे 10,000 एवरेज आ रहा है। लेकिन इन दोनों सिनारियों में अगर आप देखें तो कंट्री ए में अगर आप देखते हैं तो एक पर्सन 9,500 दे रहा है, एक पर्सन 10,500 दे रहा है, एक पर्सन 9,800 दे रहा है, एक पर्सन 10,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है। सर उसका एवरेज कितना आ रहा है 10,000। यहां पे अगर आप देखें तो ये चार लोग एकदम मिनिमल अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट दिस पर्सन इज पेइंग द होल मनी। इस पर्सन का पूरा जो मैक्सिमम पैसा है वो 5th पर्सन का है, बट यहां पर भी एवरेज 10,000 ही आ रहा है। सर ये तो प्रॉब्लम है ना कि सर एवरेज निकालने से हमें इनकम डिस्पैरिटीज नहीं पता चल पाती कि आखिर किस पर्सन को कितना मिल रहा है। इंडिया की ही मैं अगर बात करूं तो रिच बिजनेस ग्रुप्स जो हैं टाटा, अंबानी, बिरला और अडानी, ये सब की अगर मैं बात करूं तो सर उनके पास इंडिया का लगभग 60 से 70% वेल्थ है। 60 से 70% जो इंडिया की इनकम है वो उन्हीं के पास है। बाकी का जो 30-40% है वो आम लोगों के पास है। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन कि सर 10% पॉपुलेशन के पास 60% इनकम है। सर एवरेज में वो चीज विजिबल ही नहीं हो रही ना, क्योंकि एवरेज तो 10,000 आ रहा है। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि सर ये 5 लोगों एवरेज 10,000 रुपीज कमा रहे हैं, ठीक है, बट क्या इस केस में ऐसा हो रहा है? नहीं सर, ये तो सिर्फ 500 रुपीज, कितना कम, 10,000 तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ 500 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो जहां पे हम बात करते हैं कि एवरेज इनकम कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए बेटर है और इट वाज अ बेटर ऑप्शन, बट वो डिस्पैरिटीज को भी हाइड करता है। जो डिस्पैरिटीज हैं, जो लोगों के बीच में डिफरेंशिएशंस हैं, कहीं ना कहीं एवरेज उनको भी हाइड करने का कोशिश करता है या हाइड करता है। दिस शोज दैट पर कैपिटा इनकम हाइड्स द डिस्पैरिटीज। ऑलराइट सर, अब पर कैपिटा इनकम की तो हमने बात कर ली, आइए एक टेबल पे और फोकस करते हैं। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें
तो सर इस हिसाब से इंडिया की मैं अगर बात करूं तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, केरला का उससे कम है, बिहार का उससे भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया के टॉप स्टेट में कौन आ रहा है? सर हरियाणा। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं सर। अगर आप इंडिया की लिस्ट देखें तो शायद आज डेवलपमेंट के हिसाब से केरला सबसे टॉप पर है, ऑल्दो उसका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, बट केरला बाकी सारे एस्पेक्ट्स में बहुत ऊपर है। जैसे आप देखें कि हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सर 30, लिटरेसी रेट ओनली 82%, और मैं अगर बात करूं नेट अटेंडेंस रेशो सर 61, दैट्स इट। वहीं केरला जिसकी इनकम थोड़ी सी कम है, वहां पे सर आप देखें तो सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ओनली 7%, लिटरेसी रेट 94% और नेट अटेंडेंस रेशो इज 83%। कि सर हरियाणा का जहां पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली केरला से ज्यादा है, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तो सर उसमें वो कहीं ना कहीं हरियाणा से बहुत ऊपर है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सर इनकम इज नॉट द ओनली थिंग टू असेस द डेवलपमेंट, कि सर सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप डेवलपमेंट को असेस नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट की इनकम बहुत ज्यादा है तो वो स्टेट बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी हो। और इसी कारण से नई अप्रोच जो आने शुरू हुई, जो इनकम अप्रोच जो थी वो पुरानी हो गई, और ऐसा माना जाने लगा कि इस इनकम अप्रोच के अपने कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं। उन इनहेरेंट डिफेक्ट्स को कवर करते हुए इनकम अप्रोच को छोड़ा गया और एक नई अप्रोच को लिया गया विच वॉज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। कि सर ह्यूमन का विकास कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इनकम तो ठीक है सर, बट क्या हर एक व्यक्ति का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पा रहा है? लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज मिल पा रही हैं? क्या उनका पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट हो पा रहा है? राइट सर। और उन्हीं चीजों को असेस करने के लिए हमने मेनली 3 फैक्टर्स पे फोकस करना शुरू किया। सबसे पहला है सर एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है कि सर हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज और इनकम, अगर हम इन चीजों को मिलाते हैं तो शायद हम एक ओवरऑल असेसमेंट कर सकते हैं। राइट कि सर एवरेज इनकम तो अच्छी खासी आ रही है किसी भी जगह की, बट वहां का सेक्स रेशियो बहुत खराब है। मैं हरियाणा की बात करूं, एवरेज इनकम के मामले में वो बहुत सारे स्टेट से काफी ऊपर है, लेकिन वहीं पर हरियाणा का सेक्स रेशियो बहुत खराब है। सर क्या मतलब फिर ऐसे इनकम डेवलप, क्या वो डेवलप्ड है? नहीं सर। मैं लिटरेसी रेट की बात करूं सर काफी कम है वहां पे। क्यों सर? केरला के कंपैरिजन में वहां पे लिटरेसी रेट काफी कम है, तो इनकम तो सर बहुत है, फिर वो इतना कम क्यों है? तो क्या मैं उनको डेवलप्ड कह सकता हूं? नहीं सर। वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है सर, हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड हो रही, क्या मैं उन्हें डेवलप्ड कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं सर। राइट तो हेल्थ, एजुकेशन एंड पब्लिक फैसिलिटीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू असेस द डेवलपमेंट। और इसी असेसमेंट के साथ हमने आगे चल के देखना शुरू किया कि सर हमें अब ये जो क्राइटेरिया है इनके हिसाब से डेवलपमेंट को असेस करना है। सर अब कैसे करेंगे हम? तो एजुकेशन को कैसे मेजर करते हैं? तो सर एजुकेशन को मेजर हम करते हैं लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बेसिस पे। क्या क्या होते हैं ये? सर लिटरेसी रेट तो बेसिकली हमको पता है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या हुआ है कि सर दी पॉपुलेशन ऑफ 7 ईयर्स एंड अबव, 7 साल से ऊपर के एज ग्रुप के जो लोग जो पढ़ लिख और बेसिक एरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम उन्हें लिटरेट बोलते हैं। तो 7 ईयर्स एंड अबव की जितनी पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोगों को ये बेसिक चीज आती है, उसका जो रेशो होता है उसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। The literacy rate is defined by the percentage of the population of a given age group that can read and write. The adult literacy rate corresponds to age of 15 and above, and the youth literacy rate to ages 15 to 24, and the elderly ages 65 and above. कि सर ओवरऑल अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो 7 ईयर्स एंड अबव की जो हम बात करते हैं वो लोग जो पढ़े लिखे और बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं उनको हम लिटरेट बोलेंगे। वहीं पे अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप्स की बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं एडल्ट लिटरेसी रेट तो 15 एंड अबव, यूथ लिटरेसी रेट तो 15 से 24 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, और मैं एल्डरली की अगर बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं 65 ईयर्स एंड अबव के बीच में। तो सिंपल टर्म्स में लिटरेसी रेट के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है? सर नेट अटेंडेंस रेशो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सर नेट अटेंडेंस रेशो क्या होगा कि 14-15 ईयर्स तक के एज ग्रुप में सपोज टोटल 3000 बच्चे हैं, बट उनमें से सिर्फ 1500 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये जो रेशो आता है इसको क्या कहते हैं हम? नेट अटेंडेंस रेशो। की किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दैट इज नोन एज नेट अटेंडेंस रेशो। एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है? सर इसी चीज को हम एक्सटेंड कर देते हैं कि एज बैरियर को हटा देते हैं और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो देखते हैं कि सर टोटल पॉपुलेशन कितनी है बच्चों की। सर सपोज प्राइमरी एजुकेशन के लिए टोटल पॉपुलेशन है बच्चों की 4000, बट उनमें से सिर्फ जा रहे हैं 2000। सर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कि हम वहां पे किसी भी तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े लार्ज सब ग्रुप की बात कर रहे हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने स्कूल जा रहे हैं, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो।
और इन्हीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक मेजर्स पे हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंट्री में एजुकेशन स्टेटस कितना अच्छा है, किसी भी स्टेट में एजुकेशनल स्टेटस कितना अच्छा है। बात करते हैं हेल्थ की। सर हेल्थ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू पीपल सो दैट वर्क एफिशिएंसी ऑफ सिटीजन्स कैन बी इंप्रूव्ड। हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हेल्थ को हमें मेजर करने के लिए क्या दो चीजें देखते हैं सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि सर कोई बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो 1 साल की एज से पहले ही ही डाइड, तो उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल अटेन करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई ओवर 1000 पॉपुलेशन, ओवर 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कि सर सपोज 1 साल में 1000 लाइव बच्चों के ऊपर 30 बच्चे की डेथ हुई, तो इट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि यहाँ के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है सर 30। कि 100 बच्चे 1000 बच्चे तो लाइव पैदा हुए, ठीक है, बट 1 साल अटेन करने से पहले ही 30 चिल्ड्रन दे डाइड। इट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये क्या होता है सर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कि जब आप पैदा होते हैं तो वहां पे आपकी लाइफ की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ओल्ड एज तक आते आते आप कितनी लाइफ जिएंगे। कि सर आपके चाइल्डहुड से लेकर आपके ओल्ड एज तक आप एक कितनी एवरेज एज जो है जी सकते हैं। दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्जिविटी। कि सर किसी बर्थ के टाइम पे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन इतने लाइफ टाइम जी सकता है, तो उसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कि आपके बर्थ के टाइम पे ये डिफाइन करने की कोशिश की जाती है कि आप इतने सालों तक जी सकते हैं। और ये सारी चीजें किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी कि सर आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज कैसी हैं, न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज कैसी हैं। तो अगर किसी कंट्री में लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं तो ऑब्वियसली सर वहां की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो दिट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या फिर लॉन्जेविटी। अब हमें क्या समझ आया कि सर ये सारी बातें देख के हमें एक चीज तो समझ आ गई कि सर इनकम इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन असेस द डेवलपमेंट। हमारी जेब में कितना पैसा है दैट कैन नॉट डिफाइन कि हमें क्या गुड्स और सर्विसेज चाहिए अच्छी लाइफ जीने के लिए। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं बात करूं मैं कितना भी रिच क्यों ना हूं, बट अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो मुझे अल्टीमेटली अफेक्ट होगा। मैं कितना ही रिच क्यों ना हूं, टेररिज्म बढ़ेगा मुझे अफेक्ट होगा। मैं कितना ही रिच क्यों ना हूं, अर्थक्वेक अगर आएगा मुझे उससे अफेक्ट होगा डेफिनेटली सर। तो मनी इन माय पॉकेट कैन नॉट डिफाइन कि मैं कितनी अच्छी लाइफ जी सकता हूं, और ओनली मनी इन द पॉकेट कैन नॉट डिफाइन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई एम गोना लिव। So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. वहीं पे हम बात करते हैं कि मनी, सर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मनी नहीं बाय कर सकता। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं बाय कर सकता। अगर पोल्यूशन फैल रहा है, धुआं हो रहा है, आपको कोई नहीं बचा सकता उस चीज से, ठीक है। मनी हमें अनअडल्टरेटेड मेडिसिन या मिक्स्ड मेडिसिन से भी नहीं बचा सकता है। हमें आसपास जो भी पोल्यूशन फैल रहा है, जो भी गंदगी फैल रही है, उससे नहीं बचा सकता है पैसा, राइट सर। इन सब चीजों के लिए क्या जरूरत पड़ती है कि सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी पब्लिक को एज अ होल चाहिए। सर फ्री एनवायरनमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस, ये सारी चीजें हम सबको एज अ होल चाहिए। आप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं, आप इन चीजों के बारे में ड्रीम करते हैं, और आपको चाहिए कि ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएं, राइट। तो अब अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो ये एक लार्ज सेक्शन के लिए चाहिए, एक लार्ज कम्युनिटी के लिए चाहिए। तो सर इंडिविजुअल लेवल पे हमारे लिए अफोर्ड कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। शायद मैं या आप अपने अकेले लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक पाए, बट एक बड़े लेवल पे अगर हम स्तर पे जाके अगर हम स्टेप्स उठाएं तो शायद उसको किया जा सकता है। उसी तरीके से कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको किसी एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। सिर्फ कि सर किसी एक व्यक्ति के लिए ही रेलवे नहीं बनाई जा सकती है, किसी एक व्यक्ति के लिए ही स्कूल नहीं बनाई जा सकती। कि सपोज आई एम अ चाइल्ड इन अ स्कूल इन अ विलेज जहाँ पे स्कूल नहीं है, एक गाँव में मैं एक बच्चा हूँ जहाँ पे स्कूल नहीं है, तो क्या सिर्फ मेरे इकलौते के लिए स्कूल बनाया जा सकता है? नो सर, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इतना बड़े बिल्डिंग बनाने से, इतने सारे टीचर हायर करने से देयर विल बी नो बेनिफिट। बट हाँ, वहीं मेरे साथ अगर बहुत सारे बच्चे आ जाएं तो स्कूल बनाना ज्यादा वायबल होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना ज्यादा वायबल होगा, रोड्स बनाना ज्यादा वायबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड कराना ज्यादा वायबल होगा। तो दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। कि सर गवर्नमेंट को ये इंश्योर कराना चाहिए कि प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को मिल पाए, और पब्लिक फैसिलिटीज से ही आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा जो लोगों का डेवलपमेंट है वो हो सकता है। केरला की ही हमने बात की थी कि सर केरल जो है वो रैंकिंग में कहीं ना कहीं बहुत ऊपर था। क्यों था? क्योंकि सर वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोगों को फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है, और ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है ताकि आम लोग जो हैं उन सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपना डेवलपमेंट कर सकें।
Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps. कि सर अगर पूरी कम्युनिटी एक साथ प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेगी तो आप इकलौते अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकते हैं कि सर मैंने तो कोविड की वैक्सीन लगवा ली बट बाकी सबने नहीं लगवाई। सर तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें अफेक्टेड हो ही सकता हूं ना। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच नीडेड टू बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक एज अ होल, एंड इसीलिए इन सारी चीज़ों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है सर, आप कलेक्टिवली उनको प्रोवाइड कराइए, और इन्हीं फैसिलिटीज़ को कहा जाता है सर पब्लिक फैसिलिटीज़। फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बेस्ट वे इज टू प्रोवाइड, द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। जैसे मैं बात करूं कि सर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक फॉर कलेक्टिव वेलफेयर, इनको बोला जाता है पब्लिक फैसिलिटीज। कि गवर्नमेंट जो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है कलेक्टिव वेलफेयर के लिए, वी कॉल देम पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, स्कूल, स्ट्रीट लाइट्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि ये सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक ओवरऑल वेलबींग की मैं बात करता हूं तो ये पब्लिक फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एजुकेशन, सर गवर्नमेंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाए। सर हेल्थ केयर, गवर्नमेंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ लार्जर स्केल विच आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड स्टेट, और अगर ये किसी भी जगह पे एडिक्वेटली प्रोवाइड कराई जा रही है पब्लिक फैसिलिटी तो उसको डेवलप्ड माना जाएगा, भले ही पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी कम क्यों ना हो। केरला की पर कैपिटा इनकम भले ही थोड़ी कम क्यों ना हो, बट बाकी सारे एस्पेक्ट्स में केरला सारे स्टेट से ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक फैसिलिटीज पे जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर जबरदस्त तरीके से फोकस होता है। नाउ अब हमने देख लिया कि सर डेवलपमेंट हम कैसे असेस कर सकते हैं। सर एक लंबी लिस्ट है, बट उनमें से बेसिक चीजें हमने क्या बात की कि सर एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम और पब्लिक फैसिलिटीज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट को असेस करने के लिए। तो अब वो जो पुरानी रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या वो कंप्लीट रिपोर्ट है? नहीं सर, कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे बात कर रही है जो कि है इनकम। बट हमने देखा इनकम के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत एक आम इंसान को होती है या जिसके बेसिस पे उसका डेवलपमेंट असेस किया जा सकता है। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट एस्टैब्लिश की विच वाज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की हमने बात की थी विच इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो तो इनकम की बात करती है, बट वहीं पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने एक नई रिपोर्ट निकाली क्योंकि इन्हें लगा कि सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो बहुत इनकम्प्लीट है। तो इन्होंने कोशिश की कि हम एक नई कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव रिपोर्ट निकालें जहां पे हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे फोकस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट निकालेंगे कि सर इनकम के बेसिस पे नहीं, सर हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को मिल रही हैं या नहीं, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, पब्लिक फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं, और इनकम को भी हम उसमें असेस करेंगे। और फिर जो रिपोर्ट निकाली गई इट वाज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो एक रैंकिंग देते हैं कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रोविजंस, और उसे कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI is a composite index that measures average achievements of a country in 3 basic dimensions. कौन-कौन सी? सर लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, एजुकेशनल अटेनमेंट, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट? तो ये देखिए ये रही HDI। उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि ग्रॉस नेशनल इनकम की मैं बात करता हूं तो श्रीलंका शायद हमसे बहुत ऊपर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की मैं बात करता हूं तो शायद वो हमसे बहुत ऊपर है। इंडिया की ही मैं वहां पे अगर बात करता हूं तो सर इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान हमसे कहीं ना कहीं ऊपर है, फिर भी उस केस में स्कूलिंग की मैं बात करूं तो पाकिस्तान हमसे ऊपर है। मैं बात करता हूं HDI रैंकिंग के बारे में तो ऑल्दो वो हमसे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग मच बेटर। सॉरी इंडिया की मैं अगर बात कर रहा हूं तो समवेयर वो हमारे आसपास ही है, दे आर डूइंग कंपैरेटिवली गुड, ठीक है। और अगर आप इंडिया के केस में बात करें तो ऑल्दो श्रीलंका कितनी छोटी सी कंट्री है, राइट, बट स्टिल हर मामले में वो इंडिया से कितना ऊपर है। आप देखिए सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77, स्कूलिंग ईयर 10.6, HDI रैंक सर 73 और इंडिया का रैंकिंग है 130, ऑलमोस्ट हाफ। क्यों? क्योंकि सर ऑल्दो उसका साइज बहुत कम है बट उन्होंने पब्लिक फैसिलिटीज पे ज्यादा फोकस किया है, उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पे ज्यादा जोर दिया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको अपने पास रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो हमने बात कर ली है कि सर एक बेसिक डिफरेंस यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अलग अलग एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है और वो सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करता है। वहीं पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो सिर्फ इनकम पर बेस्ड होती है और वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है। फाइन, सो आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं इसका अपने पास ताकि इसको पढ़ सकें। और इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं चीज़ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर वर्ल्ड बैंक और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
एक और चीज़ आती है कि आप हेल्थ को कैसे नाप सकते हैं। तो BMI दिया हुआ है, बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली BMI आप कैसे निकालते हैं, BMI को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आपको अपना हाइट लेना है, आपको अपना वेट लेना है किलोग्राम में, हाइट लेनी है मीटर्स में, वेट को ऊपर लिखना है, हाइट को नीचे लिखना है और हाइट का स्क्वायर लिखना है। कि सपोज मेरा वेट है 28 kg, मैंने 28 ऊपर लिख दिया। मेरा हाइट है सर 6 मीटर्स, 3 मीटर्स, 3 × 3 9 मीटर्स, ठीक है। 9 / 28 जो भी मेरा BMI आएगा, मुझे वो मेरा BMI होगा। अब BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर अगर आपका 18 से कम है तो आप अंडर नरिश्ड हैं, और अगर 25 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हैं, ओबेसिटी हो रही है। तो 18.5 से लेकर 25 के बीच में आपका BMI होना चाहिए। अब आता है आखिर कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सर डेवलपमेंट की हमने बात तो की, और डेवलपमेंट शायद हर देश में हो रहा है, हर देश चाहता है कि वो विकसित हो सके। लेकिन अगर आप प्रेजेंट डेवलपमेंट को देखने की कोशिश करें या समझें, तो सर प्रेजेंट डेवलपमेंट ट्रेंड्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रक्शन की तरफ कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सर प्रेजेंट डेवलपमेंट ट्रेंड्स के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फेमिन्स आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड हो रहे हैं, एनिमल रिसोर्सेज डिग्रेड हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, एंड अर्थ कहीं ना कहीं बैरन होता जा रहा है, रिवर्स पोल्यूट होती जा रही हैं। सर ये डेवलपमेंट शायद मैं डेवलपमेंट नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की मैंने बात की थी कि प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इन पॉजिटिव सेंस, और बेसिकली फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर। तो सर एक तरफ क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को हम उतना ही डिग्रेड कर रहे हैं, राइट। तो एक आलीशान घर में आप रह सकते हैं, लेकिन क्या मतलब अगर वो पूरा धरती डेजर्ट बन चुकी हो तो? सर देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग इन दैट। तो वहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि सर डेवलपमेंट ऐसा हो कि जो प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफिल करे और आने वाली नीड्स को भी फुलफिल कर सके। और वहीं पे हम जानते हैं कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से सर? सोलर, बायोमास, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर। नॉन रिन्यूएबल सर ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस। तो कोशिश ये करनी है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। इनसे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एनवायरनमेंट को भी हार्म करती हैं, और इनके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एबेंडेंटली अवेलेबल हैं, और इनके बाय प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं। तो फोकस यही होना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट को इस तरीके से अलाइन किया जाए कि हम एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार से कोई थ्रेट ना पहुंचाएं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया तो अल्टीमेटली हमारा अर्थ, जो कि एक लाइवेबल प्लैनेट है, वहाँ पे लाइफ शायद कभी ना कभी आके खत्म होने लग जाएगी और वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सोचने की बात अब आखिर में यही आती है कि सर डेवलपमेंट को अभी भी असेस कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, बट डेवलपमेंट सिर्फ उतनी छोटी सी डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता है। आने वाले समय में हमें नए नए एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है और कुछ नए नए एस्पेक्ट्स में भी जुड़ना होगा कि सर हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक फैसिलिटीज़ और इनकम तो ठीक है, एनवायरमेंट को कितना हार्म पहुंचाया जा रहा है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे कितना फोकस हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंजर्वेशन पे कितना फोकस हो रहा है, कोई कंट्री कितना पोल्यूशन फैला रही है, कोई कंट्री कितना कम पोल्यूशन फैला रही है। शायद ये भी कहीं ना कहीं असेस किया जाएगा कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन अभी हम पढ़ रहे हैं वो शायद एक अधूरी डेफिनेशन है, बट स्टिल आई होप काफी सारी बातें आपको समझ आई होंगी और आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं और कैसे डेवलपमेंट को असेस किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो पीपल, दैट्स ऑल फॉर इन दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के। आखिर सर इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस हैं और कैसे वो ऑक्यूपेशंस थ्रू आउट द टाइम चेंज होते आए हैं। सो पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। दैट्स ऑल फॉर इन दिस क्लास। Stay tuned for more new updates. कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट्स, कोई भी सजेशन है, यू आर फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो पीपल, ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।